हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। विज्ञान यानी साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण के जितने भी प्रश्न बचते हैं इस प्रैक्टिस सेट में हम कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। इसके पहले प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। आज का पहला सवाल देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? एनर्जी का सोर्स हमारा जो फूड है, जो भोजन है, जिस भोजन को हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कौन सा और न्यूट्रिएंट ऐसा है, पोषक तत्व ऐसा है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी प्रमुख स्रोत उसका बताना है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ठीक, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। अगर इन तीनों में देखें, इन तीनों ऊर्जा के स्रोतों में हम देखें तो जो वसा है, जो फैट है, इस फैट से हमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यानी 1 ग्राम अगर आप फैट लेते हो खाने में तो आपको लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसमें वसा को टिक करेंगे, फैट को टिक करेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो दांत खराब होने लगते हैं? चलिए अपने दांतों की बात करते हैं। पहले इस पर जो प्रश्न आते हैं, अगर हम दांतों का अध्ययन करते हैं तो दांतों के अध्ययन को बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। और जो हमारे दांत बने होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। तो दांतों में आप देखोगे तो 98% हमारे टीथ में क्या होता है? कैल्शियम, प्लस इसके साथ में होता है फॉस्फेट। यानी हमारे दांत 98% बने होते हैं कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से। और जो हड्डी बनी होती हैं वो होती हैं 68% कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों में। तो कैल्शियम एक मुख्य अवयव है किसका? दांतों का और हड्डियों का। तो आप कह सकते हैं कैल्शियम किस में ज़्यादा हुआ? दांतों में। तो हार्ड कौन से हुए? इन दोनों में हार्ड हमारी हड्डी में। और दांत का अगर कंपैरिजन करोगे, प्रश्न बनता है कभी कि दांत और हड्डी में अगर आप कंपैरिजन करोगे कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? भाई जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी हार्ड, हमारे दांत ज़्यादा हार्ड होते हैं इन कंपैरिजन किसके? हड्डी के मुकाबले। और दांत का, जो हमारा दांत होता है, दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है क्या? इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल क्या बताया था हमने? हार्डेस्ट। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, इसलिए दांत हड्डी से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये तो होगी कंपोजिशन की बात। यहाँ पूछा है कोई ऐसा जो तत्व है या आयन है जिसको हम अगर ले रहे हैं अपने फूड में या कैसे भी, किसी तरह से भी, उसकी मात्रा अगर कम रहे तो ठीक रहेंगे दांत, अगर ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब होने लगते हैं। तो ये होता है फ्लोराइड, ऑप्शन सी। ये भी याद रखिएगा, फ्लोराइड की अधिक मात्रा से दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, मसल्स बोलते हैं, मसल्स में जो संकुचन होता है उसके लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? यानी मिनरल। संकुचन मतलब जो मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होगी? संकुचन मतलब सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हाथ को अपने आप मोड़ते हैं, उंगलियों को मूव करते हैं। तो इसमें ये होता है कैल्शियम। ठीक है, ये भी कैल्शियम ही होगा। ये सब सीधे सीधे कुछ तथ्यों पर आधारित हैं जो डायरेक्टली बॉडी में ऐसे देखे गए, रिजल्ट देखे गए इनके, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इसकी हमने बात की थी। एक फाइबर हमने पढ़ा था, ये फाइबर जिसको हम बोल रहे थे रफीज़। ठीक है, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प ज़रूर करता है हमारे शरीर में, पाचन में, डाइजेशन में। तो जो खाद्य रेशे होते हैं या इसको रफेज बोलते हैं, फाइबर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कि कौन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये प्रश्न है इस पर। जैसे कोई हमें बीमारी होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मतलब एक तरीके से उसकी कैपेसिटी होती है, हमारे शरीर की ऐसी पावर होती है उसमें कि वो जो कोई भी बीमारी अगर हमें होती है तो स्वतः लड़ने की उससे शक्ति होती है। ठीक है, उस बीमारी से स्वतः ठीक हो जाती है बीमारी। तो इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी, या ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा बोलते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हमारे शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति होती है। तो ये विटामिन सी होता है, इसको आप जानते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी के जो सोर्स हैं, आप जो खट्टे फल वगैरह होते हैं, ठीक है, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जैसे आंवला में सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है? हमने पढ़े थे वाटर सॉल्यूबल और
फैट सॉल्युबल विटामिन। हमने बताया था दो ही विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में घुलनशील विटामिन जो हैं दो हैं, कौन कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ऑप्शन में देख लीजिए, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे बी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? हेल्प पूछ रहा है, हेल्प कौन करता है? ठीक है, तो हमने एक देखा था दांत, हम देख रहे थे दांत जो हमारे होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं, 98% कैल्शियम होती है, और उसमें साथ में कैल्शियम के साथ उसमें फास्फोरस भी होती है। दांत के केस में देखा था, हड्डी के केस में हम बात कर रहे थे कैल्शियम की बनी होती है हड्डी। और हमने पढ़ा था जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी क्या करता है? हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है कैल्शियम के साथ जो है विटामिन डी रहेगा। ठीक, ऑप्शन ए। छिलके वाली जो सब्जियां होती है अगर उनको धो देते हैं हम तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है? तो इसमें भी विटामिन सी ही होता है, आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे, जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो स्वीटेक्स होती है, ये एक तरीके की शुगर इसको बोलते हैं, स्वीटेक्स जो स्वीटेक्स होती है, इसमें ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है? तो ये आपने शुगर फ्री या कैलोरी फ्री ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे, ऑप्शन डी इसका 0 कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे, जो दालें होती हैं, दालें एक अच्छा स्रोत है, दालें मतलब पल्सेस, पल्सेस में हमने बताया था आपको पिछले सेट में कि ये सोर्स होती हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, ऑप्शन बी प्रोटीन। सवाल नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जो है अवयव, कौन से भोजन का अवयव शरीर को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है? एनर्जी जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए, आपको पता है, हमने बताया था ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब इसका आंसर हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सीधे सीधे नहीं दिया है तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम रूप से पाचन होता है तब हमें ग्लूकोज मिलता है। जंतुओं के शरीर में भोजन की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है? संचित मतलब स्टोर होना, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है स्टोर होता है हमारे शरीर में, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। सवाल नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन जो मिलकर के बना होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अगला देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो कितने किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी? ये हम पहले बता चुके हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें मिलती हैं कितनी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम मतलब वसा मतलब फैट, फैट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को? तो ये आपको पता है, ये 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें वसा से ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, जो घेंघा रोग होता है, ये रोग किसकी वजह से होता है? ग्वेटर जो होते हैं ये, अगर हमारे खाने में आयोडीन नहीं है, भोजन में आयोडीन की मात्रा अगर कम है तो उसकी कमी से होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विलायक मतलब सॉल्वेंट कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला जो एक विलायक सॉल्वेंट है वो जल है, वाटर है, तो यही क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। ऊँट के शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित होती है? एक्स्ट्रा फैट जो होता है ऊँट के अंदर वो कहाँ पर स्टोर होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर हमारे शरीर में देखें, हमारे शरीर में फैट कहाँ पर स्टोर होती है? जो हमारी स्किन है, आपके शरीर पर जो स्किन है पूरी, स्किन के नीचे होते हैं एडिपोज टिश्यूज़, वहीं पर जो है फैट इकट्ठा होती है ह्यूमन बॉडी में। अब बात यहाँ ऊँट पर सवाल है ये, तो हमारी बॉडी में कहाँ होती है? त्वचा के नीचे, सिंपल आएगा, और त्वचा में नहीं होगा ऑप्शन में तो एडिपोज टिश्यू। सवाल आपने पढ़ा होगा पहले, तो ये ऊँट का जो कूबड़ होता है उस कूबड़ में स्टोर होती है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? नए टिश्यूज़, नए सेल्स का फॉर्मेशन के लिए आपको पता है क्या होते हैं? प्रोटीन सहायक होते हैं उसमें। तो प्रोटीन के सोर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, फल नहीं होंगे, सब्जियाँ नहीं होंगी, मिठाई नहीं होंगे। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं? पनीर, ठीक है, दालें, तो ऑप्शन सी। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होगी? ये प्रश्न हम अलग अलग तरीके से भी देख चुके हैं और इसको फाइनल अब देख लेते हैं। तो आप देखो, इसमें प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, ये तीनों ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है हमारे, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रति यूनिट कैलोरी जो मिलती है हमें वो किससे मिलती है? फैट से। 1 किलो कैलोरी में मिलती है कितनी? 9.3, सॉरी यहाँ पर होगा 1 ग्राम फैट में,
यहाँ 1 ग्राम फैट में कितनी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स से भरपूर होते हैं ये पशु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा शरीर है, अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा सही से ना मिले तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा? प्रोटीन के अच्छे जो स्रोत माने जाते हैं उसमें जैसे मीट है, मांस, चिकन है, मटन है, ठीक है, और एग यानी अंडा, सोयाबीन की जो दाल है, मशरूम, पल्सेस, मिल्क, ये सब प्रोटीन के सोर्स होते हैं। ठीक, अगर ये फूड हमारे रूटीन में नहीं होता है तो इनसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? तो इससे होती हैं क्वाशियोकोर और ये मैरस्मस जो होती है, ठीक है, मैरस्मस, ये बीमारियां प्रोटीन की कमी से होती हैं। यानी हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है अगर प्रोटीन ना मिले तो। शरीर में तुरंत ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? इस सवाल को हमने कम से कम 3 से 4 दफ़ा किया है अलग अलग तरह से, ठीक है, तो ये ग्लूकोज ही है, ऑप्शन सी। सेब जो है, जो हृदय रोग होते हैं, हृदय रोगी होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में कौन सा मिनरल या फिर कह लेंगे आप न्यूट्रिएंट पाया जाता है? तो देखिए ये होता है पोटेशियम का स्रोत, ऑप्शन डी। केला, बनाना हम खाते हैं तो केला जो एक फल के रूप में भोज्य पदार्थ माना जाता है, अगर 100 ग्राम की मात्रा केले की हम खा रहे हैं तो उससे कितनी ऊर्जा मिलती है शरीर को? तो ये होती है 116 किलो कैलोरी ऊर्जा। प्रोटीन और जो फैट दोनों में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, ये क्या होती है? मूंगफली होती है, पीनट। ह्यूमन बॉडी में 2 चीज़ें हमने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, जो हमारे हेयर होते हैं और जो हमारे नेल्स होते हैं, ठीक है। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कर लोगे आराम से। इसमें प्रेजेंट होता है क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन। ये मृत कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं हमारे हेयर और जो हमारे नाखून है, क्योंकि जब आप काटते हो इनको तो आपने देखा होगा कभी दर्द नहीं होता है ना। गेहूं में एक्चुअली ग्लूटीन प्रोटीन होता है प्रेजेंट किसमें? गेहूं में। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो पालक जो है आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है, तो ये हो गया Fe। लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? यानी आयरन जो है, आयरन इनमें से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? ये आपकी हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? एक्चुअली जो बासमती राइस होता है इसका इलोंगेशन का कारण होता है लाइसीन, ठीक है, लाइसीन। दूध निम्न में से किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ये होता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी। और सीधा ही पूछ ले कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन होता है दूध में। ट्राइग्लिसराइड इनमें से क्या है? तो ये फैट है, ऑप्शन सी। जो भोजन की ऊर्जा होती है किस मात्रक में इसको मापा जाता है? तो अभी अभी हम देख रहे थे 1 ग्राम, जैसे हम फैट की बात कर रहे थे 1 ग्राम फैट की, तो उसमें क्या लिख रहे थे? 9.3 या 9 किलो कैलोरी। तो किस में मापते हैं? ये कैलोरी में मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, और बड़ों में होता है ओस्टियोपोरोसिस। तो ए और सी दोनों होंगे आंसर, इसमें ऑप्शन एक अलग से ऐड कर लेंगे, ए एंड सी, ठीक है, ये है। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो ये है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, या आपने नाम सुना होगा एक और, जीरोफ्थैल्मिया, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमने विटामिन कौन कौन से देखे थे? विटामिन बी एंड विटामिन सी। दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, और ये विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। तो ये आंसर सी हो जाएगा। कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं हम? तो इसमें डी आंसर होगा। ये विटामिन डी क्या है? सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि सनलाइट से ये एक्टिवेट होता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो ये विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। जो घाव हो जाते हैं हमारे शरीर में, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन सी जो है वाउंड हीलिंग या फिर घाव भरने के कार्य में जो है बहुत हेल्प करता है। आखिरी सवाल, और ये सवाल का आंसर आप जानते हैं, बहुत कॉमन है ये। किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का जो थक्का है वो धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन के जब हमारे शरीर में कम होता है तो ब्लड, अगर कहीं ब्लीडिंग हुई, कोई कट लगा हमारी बॉडी में, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं।
विटामिन के सही मात्रा में होगा तो कुछ देर ब्लीडिंग होकर के वो जमने लगता है, ब्लड वहीं रुक जाता है फिर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट। यहाँ कुछ और फैक्ट आपको डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए कुछ विटामिन की बात कर लेते हैं, ऐसे चीज़ों को दोहराते हैं। जैसे विटामिन ए यहाँ लिखा है ऑप्शन में, विटामिन ए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। विटामिन ए का आपसे पूछ लेगा रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको आप बोलते हैं रेटिनॉल। ये क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और अगर आप विटामिन बी का नाम, विटामिन बी तो पूरा अलग अलग होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 इस तरह से होते हैं। तो विटामिन बी 1 अगर इसको मान रहे तो ये इसको बोलते हैं हम थाइमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं थाइमीन। और यहाँ विटामिन के का आपसे रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं नेफ्थाक्यूनोन या फाइलोक्यूनोन। ठीक है, नेफ्थाक्यूनोन या फाइलोक्यूनोन। विटामिन ए के बारे में और बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ब्लड में WBCs होते हैं, तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ WBCs। तो विटामिन ए क्या करता है? हमारे शरीर में जो WBC होता है ब्लड में हमारे, तो ब्लड में WBC को बनाने में हेल्प करता है कौन? विटामिन ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में आँख से संबंधित रोग होता है, विकार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। और जीरोफ्थैल्मिया, जो आंखों में सूखापन होने लगता है, वो भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और यहाँ विटामिन B1 लिखा है, जिसको हम थाइमीन बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है? इसमें एक तो सल्फ़र कंटेंट होता है, इसमें सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सवाल कि किस विटामिन में सल्फ़र पाया जाता है, तो ये थाइमीन या विटामिन B1। और साथ ही इसकी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारी हो जाती है, यानी जब भोजन नहीं पचता उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, अपच। ऐसी क्यों कहेंगे? एनोरेक्सिया, जब भूख कम लगती है हमें। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लेता है, जो एक हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट डिस्कस की थी। तो इसमें अनसैचुरेटेड जो फैट है, यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं, अनसैचुरेटेड फैट जो असंतृप्त वसा है, इसमें 2 टाइप और होते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप और होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। तो इसमें एक होता है पूफा और एक होता है मूफा। एक होता है पूफा, एक होता है मूफा। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं पॉली, इसको P फॉर पॉली। ठीक, P फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है तो इससे याद हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे ही ये है M फॉर क्या हो जाएगा? मोनो। ठीक है, मोनो मतलब एक, सिंगल, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। तो इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि पूफा क्या है, तो पूफा क्या है? अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, मूफा भी अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसमें आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पूफा का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 बहुत फेमस है। ये हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है भोजन में, अगर ओमेगा 3 है तो ये बहुत हेल्प करता है। ओमेगा 6 भी क्या है? ये भी फैट है, कौन सा? अनसैचुरेटेड, और वो भी कौन सा? पूफा फैट है ये। और ये दोनों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये कहाँ मिलते हैं, किस खाने में मिलते हैं? जो फ़िश ऑयल है, आपने सुना है मछली का जो तेल होता है, फ़िश ऑयल में ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक, और साथ ही मूफा जो है किस में मिलेगा? ये सूरजमुखी का तेल जो होता है, सनफ्लावर ऑयल में, प्लस साथ में किस में मिलेगा? ऑलिव ऑयल में। ठीक, ये रहे। एक सवाल पूछा जाता है कि BMI टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? तो जो मोटे लोग हो जाते हैं, उनके मोटापे को चेक करने के लिए क्या करते हैं? BMI टेस्ट करवाना होता है। तो ये टू चेक ओबेसिटी, मोटापे का मापन किया जाता है BMI टेस्ट के थ्रू। BMI टेस्ट में BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये है बॉडी मास इंडेक्स, ऐसे पूछ सकता है आपसे। ठीक, जो हमारी सैचुरेटेड फैट होती है, जो संतृप्त वसा होती है, इस संतृप्त वसा को हमें बदलना है किस में? अनसैचुरेटेड फैट में। सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट में जब बदलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या? डिहाइड्रोजिनीकरण। डिहाइड्रोजिनीकरण। ठीक है, ये प्रोसेस, ये सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, अगर इस तरह के अनसैचुरेटेड फैट को हमें बदलना हो किसमें सैचुरेटेड फैट में, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजनीकरण, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम। ठीक, इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन जुड़ती है और इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? अलग होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम मानव रोग ह्यूमन डिजीज़ वाला टॉपिक करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।